आज की क्लास में हम लोग रसायन शास्त्र के दूसरा लेसन पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ना ये है अम्ल, भस्म और लवण के बारे में। अम्ल, भस्म और लवण के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अम्लों को हम लोग देखेंगे। तो अम्ल को देख लीजिए, यहाँ पर अम्ल के बारे में बता रहे हैं कि अम्ल का खोज लैटिन शब्द एसिडस से हुआ था, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अर्थ क्या होता है? तो इसके अनुसार जब पहली बार अम्ल का खोज किया गया था तो लोग बताए थे कि सभी अम्ल खट्टा होते हैं। सभी अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टा होते हैं, क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है खट्टा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1680 ईस्वी में यहाँ पर रॉबर्ट वॉल नामक एक वैज्ञानिक आते हैं। उनका अनुसार क्या कहना था? उनका कहना था कि सभी अम्ल का जलीय विलयन, सभी अम्ल का जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में क्या होता है बाबू? खट्टा होता है। फिर उन्होंने बोला कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। दूसरा बात क्या बोला उन्होंने? कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन लाल लिटमस पत्र पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं होता है। लाल लिटमस पत्र पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा? अम्ल लाल कर देगा। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, नीला को लाल, लाल को नीला में। तो एक बात ध्यान से देखिएगा, अम्ल जो होता है, कुछ अम्ल बहुत खतरनाक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर सल्फ्यूरिक अम्ल की बात कही जाए तो बहुत ही खतरनाक होता है। तो अम्ल जो चीज़ खतरनाक होता है उसको क्या चीज़ से दिखाते हैं? लाल रंग से दिखाते हैं ना। तो याद रखिएगा, खतरनाक चीज़ लाल रंग से, तो अम्ल खतरनाक है कि नहीं है? खतरा का प्रतीक लाल से दिखाते हैं। तो यानी हम कह देंगे वहां पर कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन? तो वो होता है अम्ल। कौन होता है? फिर अगला बात इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि धातुओं के साथ अभिक्रिया करा देने पर अम्ल, अगर अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया करा दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। समझ में आ गया? उसके बाद यहाँ पर नए वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था लववाजे। क्या नाम था? अब उन्होंने अपना मत दिया 1787 ईस्वी में। उनके अनुसार क्या कहना था कि अम्ल जो होता है वो सल्फर, फास्फोरस आदि अधातुओं के साथ ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। अम्ल का जो निर्माण होता है, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, जो अन्य अधातु हैं उनके साथ अगर ऑक्सीजन को मिला दिया जाए तो अम्ल का निर्माण कर देता है। ये कहा था किसने? यानी इनका कहना यह था कि सभी अम्लों में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। सभी अम्लों में ऑक्सीजन की उपस्थिति क्या है? अनिवार्य है। यह लववाजे का कहना था। लेकिन यहाँ पर 1811 ईस्वी में डेवी आते हैं और उन्होंने कहता है कि लववाजे भैया आप गलत क्यों पढ़ा रहे हैं? आप गलत क्यों पढ़ा रहे हैं? बच्चों को गलत शिक्षा क्यों दे रहे हैं? ये गलत है। सभी अम्लों में ऑक्सीजन का अनिवार्य जरूरी नहीं है। इन्होंने क्या कह दिया कि सभी अम्लों में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, यानी सभी अम्ल ऑक्सीजन के संयोग से नहीं बनते हैं। जैसे कि यहां दिखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, HCl, इसमें है ऑक्सीजन कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए, और बोला कि कुछ धातुओं के साथ ऑक्सीजन अगर मिला हुआ भी है तो अम्ल की जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। अम्ल की जैसा व्यवहार, जैसे कि यहां देखिए ये सब जितने हैं ये अम्ल की जैसा व्यवहार नहीं करता है। अर्थात इनका कहना यह हुआ कि सभी अम्लों में
ऑक्सीजन का उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। किनका कहना ही हुआ? डेवी का। फिर डेवी कुछ दिनों तक इसके बारे में अध्ययन करते हैं और 1816 ईस्वी में उन्होंने अपना मत दिया और कहा कि सभी अम्ल में हाइड्रोजन उपस्थित होता है। सभी अम्ल में हाइड्रोजन उपस्थित होता है। यह बताया किसने? डेवी ने। कब बताया था? 1816 ईस्वी में। 1811 में गलत साबित किया किसका? लवॉजे का कथन को। ठीक है। और उसका एक्सपेरिमेंट करते करते 5 साल लग गए और 5 साल के बाद इन्होंने कहा कि सभी अम्ल में हाइड्रोजन विद्यमान होता है, ना कि ऑक्सीजन। डेवी का यह कहना था। क्लियर है यहां तक? यहां पर देखिए ध्यान से, जब 1680 में डेवी का कहना यह था कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन विद्यमान होता है, तो इनके बात को लोग नहीं स्वीकार किए। बहुत दिन तक इनका कथन सही नहीं माना गया। ठीक है। बहुत दिनों तक इनका जो कथन था उसको लोग कहा जाए तो मान्यता नहीं दिया। और मान्यता नहीं देने बहुत दिनों के बाद 1838 में लिविग आए। कौन आए? लिविग। और उनके अनुसार कहा गया कि इन्होंने बहुत ही बड़ा तर्क दिया था और प्रभावकारी था। प्रभावकारी तर्क दिया कि नहीं, जो डेवी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। डेवी का कहना बिल्कुल सत्य है। इनको प्रयोग द्वारा इन्होंने अपने प्रयोग में देखा कि लगभग सभी अम्लों में हाइड्रोजन विद्यमान है। तब इन्होंने कहा कि नहीं, डेवी का जो कहना था वो बिल्कुल सत्य है। डेवी जो भी बात बोले हैं वो बिल्कुल सही बोले हैं। और उन्हें फिर अपना तर्क दिया और बोला कि सभी अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इन्होंने भी कह दिया कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और उनका विस्थापन, हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन धातुओं द्वारा किया जा सकता है। देखिए लिखा हुआ है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और इनको धातु द्वारा विस्थापित किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया करा दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा, जो कि पहले ही बात कहा गया था, है ना। तो यहां पर लिविग का कहना क्या था? लिविग के अनुसार अम्ल का डिफिनेशन था कि अम्ल वह पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान होते हैं और उनको धातुओं द्वारा विस्थापित किया जा सकता है। उन्होंने क्या भी तर्क दिया था? तो 1838 ईस्वी में। और इसी के मानते हुए आगे की ओर हम लोग अपना पढ़ाई जारी रखते हैं। और बोला गया, यहाँ पर फिर आते हैं अर्हेनियस नामक वैज्ञानिक। और अर्हेनियस ने अपना डिफिनेशन दिया था अम्ल का कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है या हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। क्या करता है? अर्हेनियस के अनुसार अम्ल का डिफिनेशन क्या था? तो अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। किसने कहा था? अर्हेनियस ने। किसने कहा था? क्योंकि यहाँ पर यह साबित हो चुका था लिविग द्वारा कि सभी अम्ल में लगभग हाइड्रोजन होता है। सभी अम्लों में लगभग हाइड्रोजन होता है। तो अर्हेनियस ने अपने प्रयोग द्वारा ये बात कहा कि उन्होंने देखा कि सभी अम्लों को पानी में घुलाया, पानी में मिलाया, तो मिलाने पर हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। क्या निकल रहा था? तब उन्होंने कह दिया कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, मुक्त करता है। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग भस्म के बारे में देखते हैं, है ना। भस्म अरबी शब्द है। क्या है? जिसका खोज एल कैली से हुआ था। किससे हुआ था? एल कैली से। किससे हुआ था? एल कैली से।
इसका अर्थ होता है पौधों की भस्म, पौधों की भस्म। 1774 ईस्वी में रूएल के अनुसार कहना यह था कि भस्म एक ऐसा पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है। स्वाद में कड़वा कहने का मतलब जो तीखा होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे में आप लोग नीम का पत्ता चबाए होंगे तो कड़वा लगता है ना, तो स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा बात उन्होंने बताया कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र क्या करता है? नीला कर देता है। और उन्होंने बताया कि इसको छूने पर, यानी जो भस्म होते हैं उनको यदि हम छूते हैं तो साबुन के भांति चिकना प्रतीत होता है। कैसा होता है? चिकना प्रतीत होता है। फिर उन्होंने कहा अगली बात कि अम्ल को उदासीनीकरण कर लवण का निर्माण करता है। यानी अम्ल को भस्म में मिला दिया जाता है तो वो उदासीन हो जाता है। उदासीन कहने का मतलब न तो उसमें अम्ल का गुण विद्यमान रहेगा और न ही भस्म का गुण विद्यमान रहेगा। दोनों में से किसी का गुण उपस्थित नहीं होता है, तो उसी को हम लोग उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो उदासीन करके लवण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? लवण का निर्माण करता है। उसके बाद इन्होंने कहा कि भस्म जो होता है अम्ल के ठीक विपरीत काम करता है। अम्ल के ठीक विपरीत गुण को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल उल्टा काम करता है। ये बात बताए थे किन्हें? कौन? 1774 में रूएल ने बताया था। किसके बारे में? भस्म के बारे में। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अर्हेनियस के अनुसार अम्ल एवं भस्म की परिभाषा देखेंगे उन्होंने क्या कहा था। देखिए अब ध्यान से सुनिए। यहाँ पे अर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा, यानी अर्हेनियस क्या कहा था वो ध्यान से सुन लीजिए। उन्होंने कहा था कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। हाइड्रोजन आयन कहने का मतलब H+ आयन, H+ आयन प्रदान करता है। कब? जब इसको जल में घुला दिया जाएगा तब। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर है H2SO4, H2SO4 में जो जल को घुलाया गया तो यहाँ पर ध्यान से देखिए H2 अलग हो गया और SO4 क्या हो गया? तो इस पर माइनस चार्ज और इस पर क्या आ गया? पहला चार्ज। तो यहाँ पर देखिए क्या है? हाइड्रोजन आयन प्रदान कर रहा है ना। क्या? जब जल में घुला दिया जाएगा तब, है ना। तो इसीलिए कहा गया, अर्हेनियस कहा था कि सभी अम्ल जल में घुलने पर हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। ठीक है। उसी तरह से और भी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब यहाँ पे भी हम लोग जल में इसको मिलाएंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाता है जी। ठीक है। इस तरह से हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या हो गया? अलग हो गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन में प्लस चार्ज आया ना, तो आयनित ना हो गया। आवेश आना मतलब आयनित हो जाना, है ना। तो देखिए हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो कोई दिक्कत है? अर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा समझ में आ गया। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलने पर क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है? कोई दिक्कत? लेकिन ब्रेस्टन एंड लॉरी दो वैज्ञानिक आते हैं और इनको कहना जो था वो गलत साबित कर देते हैं। उनका कहना क्या था? उनका कहना यह था कि सभी अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन नहीं देता है। सभी अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन नहीं देता है। किसका कहना था? ब्रेस्टन एंड लॉरी का। तो इसके बारे में यहाँ नहीं, आप 12th क्लास में विशेष प्रकार से इसके बारे में पढ़िएगा। 11th या 12th क्लास में पढ़ना है ब्रेस्टन एंड लॉरी के अनुसार अम्ल का परिभाषा। यहाँ सिर्फ इतना जानिए कि अर्हेनियस का कहना भी गलत साबित हुआ और किसने किया था? ब्रेस्टन एंड लॉरी ने किया था। ठीक है, जो कि 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा आप लोग को। तो अर्हेनियस के अनुसार ये हो गया किसका? अम्ल का परिभाषा। तो देखिए अब यहाँ पर एक बात आता है दिमाग में
कि जहाँ जहाँ आपको सिर्फ हाइड्रोजन नज़र आएगा उसको बोल देना कि अम्ल है। कोई पहचानने के लिए दिएगा कि निम्नलिखित में कौन अम्ल है, पहचानिए। तो जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन होगा, है ना, उसको हम लोग अम्ल बोलते चलेंगे। क्या बोलेंगे? और भस्म की परिभाषा इन्होंने क्या दिया था? इन्हीं के अनुसार भस्म की परिभाषा ये था कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुल करके OH आयन, OH माइनस आयन देता है ना, ठीक है, OH आयन प्रदान करता है। क्या करता है? यानी हाइड्रोजन आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन, यानी OH माइनस प्रदान करता है। क्या करता है? OH माइनस प्रदान करता है। तब अब देखिए अम्ल और क्षार का पहचान बहुत आसान हो गया। जिस पदार्थ में केवल H है वो अम्ल कहलाया, और जिस पदार्थ में OH लगा हुआ साथ में मिला वो क्या कहलाया? क्षार कहला गया। तो बताइए अम्ल और क्षार के पहचानने में कोई दिक्कत होगी? दिक्कत तो नहीं होगी। जिसमें H रहेगा उसको बोल देंगे ये अम्ल बोलेंगे, और जिसमें OH रहेगा उसको बोलेंगे। हाँ, एक बात और बात आता है कि सर O कहीं और H कहीं और रहेगा तो भी क्या ये क्षार होगा? तो नहीं, दोनों एक साथ रहना चाहिए, OH रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? तब बोलेंगे क्षार, अन्यथा O कहीं और H कहीं और है तो उस स्थिति में वो अम्ल होगा। जैसे कि यहाँ देखिए H2SO4, H कहीं और O कहीं और है ना, ये क्या है? अम्ल है। क्या है? लेकिन इसी में अगर एक साथ OH रहता तो उसको बोलते हम लोग क्षार है। तो अर्हेनियस के अनुसार क्षार का परिभाषा समझ में आ गया। क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, यानी OH माइनस प्रदान करता है। क्या प्राप्त करता है? प्रदान करता है, OH माइनस प्रदान करता है, उसे हम लोग क्षार कहेंगे। और हाइड्रोजन H प्लस आयन प्रदान करेगा उसको अम्ल कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं पे डाउट हो जाता है, खाली O रहेगा तो क्या वो अम्ल होगा कि भस्म होगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अम्ल भी हो सकता है और भस्म भी हो सकता है। जैसे कि आप लोग धातु अधातु में क्लास 8 में पढ़े होंगे कि धातु का ऑक्साइड क्या होता है? धातु का ऑक्साइड आप लोग पढ़े हैं। तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। क्या होता है? अगर धातु के साथ ऑक्सीजन मिला रहेगा तो वो क्षारीय हो जाएगा, और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होगा। क्या होगा? तो एक बात ध्यान रखिएगा, धातु का ऑक्साइड में बोल देंगे क्षारीय हो जाएगा, और अगर अधातु के साथ ऑक्सीजन रहेगा तो बोलेंगे ये अम्लीय है। याद रहेगा, पहचानना आना चाहिए धातु कौन है, अधातु कौन है। तो अगर नहीं पहचानने आता है तो हम लोग अगला लेसन में पढ़ेंगे धातु और अधातु के बारे में। वहाँ पर हम बता देंगे कि कैसे पहचान करेंगे कि ये धातु है और ये अधातु है। फिलहाल इतना समझिए कि धातु का ऑक्साइड क्षारीय और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होगा। तो ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन किसके साथ मिला है। अगर धातु के साथ मिला होगा तो बोल देंगे क्षार हो जाएगा, और अगर अधातु के साथ मिला है तो बोलेंगे अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है।